तो हेलो दोस्तों, आज आप लोग की तरफ से बहुत प्यारे प्यारे रिस्पांस आ रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि सर मेरा बॉटनी सेकंड पेपर बहुत अच्छा हुआ और उसकी बहुत बड़ी रीज़न आप हैं। मैं पेपर आपको डाल दूंगा, आप पेपर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आए हुए थे। मैंने कुछ व्हाट्सएप पे जो आपको क्वेश्चन बताए थे वो आपके क्वेश्चन आए हुए थे। जो जो क्वेश्चन मैंने बताए थे मैं उनके ऊपर टिक मार दूंगा। 3 दिन या 4 दिन में मेरे से जितना हो सका है बॉटनी सेकंड को लेके मैंने उस तरीके के क्वेश्चन आपको करा दिए थे। तो इस हिसाब से उन लोगों का कहना है कि काफ़ी अच्छा पेपर गया है। मैं पेपर डाल दूंगा। अगर किसी का बॉटनी सेकंड अभी होने वाला है तो उनको इस पेपर के माध्यम से कुछ न कुछ आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम आज की टॉपिक की। आज की वीडियो में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखने वाले हैं कि क्या होता है हरित गृह प्रभाव, उसी को कहते हैं इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके अलावा हम ओजोन के घटते हुए लेयर को भी देखेंगे। ये दोनों टॉपिक बॉटनी थर्ड पेपर की है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बॉटनी थर्ड भी कुछ दिनों के अंदर है, उससे भी मुझे कराना है। इस वजह से ये टॉपिक आज स्टार्ट की जा रही है। रही बात आप लोग के प्यार की कि आप लोग का ये कहना कि सर आपने कैसे इस तरीके से जज कर लिया कि ये चीज़ें ही आई। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी कोई चीज़ जज नहीं कर सकता। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तरीके से सोच सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, आने लायक है। और थोड़े कुछ आप पिछले साल अगले साल इन पेपर को मिलाकर थोड़ा उसको देख ताक कर आप एक अंदाज़ा करते हैं, गेस लगाते हैं। और ख़ासकर आपको एक्सपीरियंस से ये समझ में आ जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन को पूछने की संभावना है। उसी के बेसिस पे आपको दिए गए थे। जैसे मैं अभी ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करा रहा या ओजोन लेयर करवा रहा, ये आपके पॉपुलेशन मतलब पॉल्यूशन वाले, माफ़ करिएगा, पॉल्यूशन वाले चैप्टर का टॉपिक है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं। अब आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको पता है कि पॉल्यूशन से एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो अब ऐसी कंडीशन में आप पॉल्यूशन को क्यों नहीं तैयार करेंगे। और शॉर्ट्स में पूरी पूरी संभावना है कि आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट और आपका ओजोन लेयर में से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। और जिनका भी पेपर होने वाला है वो ये जान लें कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है तो जाहिर सी बात है एकदम टोटली तो मैच करता हुआ क्वेश्चन आप में आएगा नहीं। तो आप में पूरे पूरे चांसेस हैं कि डीएनए के वो क्वेश्चन आ जाए जो यहाँ पर नहीं आए हैं। जैसे डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल, उसका स्ट्रक्चर पूछते, आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछ सकता है, न्यूक्लियोसाइड के बारे में पूछ सकता है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस के बारे में पूछ सकता है। ये सब क्वेश्चन अब आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि अगर उसकी जो पेपर का सेट बनता है उसका एक सेट ये बना है तो जाहिर सी बात है टोटली इसकी कॉपी तो आपके पेपर में आएगी नहीं। तो ऐसे में अब इन सब क्वेश्चंस के पूछने के आपके पेपर में चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने माइंड को मेंटेन करके आप चलिए, चीज़ें सब अच्छी होंगी। चलिए अब बात करते हैं आज की टॉपिक की, जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात कि ये दो तरीके का होता है। वैसे तो होता नहीं है लेकिन होता है। कैसे होता है वो समझिए। देखिए क्या बात है कि दो तरीके का इस हिसाब से होता है कि एक तो नेचर के द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, वो तो प्राकृतिक है। ठीक है, एक हम अपनी सुविधा अनुसार जो ठंडे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ पर एक कंट्रोल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, ख़ास तरीके की सब्जियों को पैदा करने के लिए, उसको उगाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का सहारा लेते हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं कि कांच का एक सुंदर सा घर बना लेते हैं। ठीक है, चाहे सुंदर हो चाहे नहीं, कांच का एक बिल्कुल पैक घर बना लेते हैं। ठीक है, और उस घर में उस ट्रांसपेरेंट कांच का बनाते हैं ताकि जो सूरज की रोशनी है वो उस कांच के अंदर प्रवेश तो कर सके। ठीक है, जिसकी वजह से उस कांच के अंदर का वातावरण तो गर्म हो जाए लेकिन वहाँ से गर्मी बाहर न निकले। यानी कि सिंपल सा ये कहना है कि उस कांच के जो हम ये कांच का घर बना रहे हैं उस घर की वजह से क्या होता है कि जो बाहर रोशनी है वो तो सूर्य की आराम से इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से ये जो घर बना हुआ है ये अंदर से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, बाहर की टेम्परेचर की अपेक्षा अंदर का टेम्परेचर थोड़ा आपका बढ़ जाता है। और जब रात होती है यानी कि जब सूरज ढल जाते हैं उसके बाद भी इस कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कांच के अंदर से ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती है, वो उसी के अंदर पैक हो जाती है। तो इस तरीके से वो जो घर है उस घर के अंदर एक अपना खुद का एटमॉस्फेयर, एक खुद का उसका एक अपना खुद का वातावरण क्रिएट हो जाता है। आपने बहुत सी जगहों पर देखा होगा कि प्लास्टिक डालकर भी ऐसे बनाया जाता है, या कह लीजिए मोटी प्लास्टिक या तिरपाल कह लीजिए, वो एकदम ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट यानी कि एकदम पारदर्शी तिरपाल लेते हैं, उसी से इसको घेर कर बना लेते हैं, जिसकी वजह से वैसे ही सेम कंडीशन आपकी रोशनी तो उसमें प्रवेश कर जाती है, लेकिन उस प्लास्टिक का जो तिरपाल है उसमें से रोशनी बाहर नहीं निकल पाती है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है। जब रात में बहुत ठंडी पड़ती है तो भी इस कमरे का, इस ग्रीन हाउस जो आपका कमरा है, इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इसीलिए ठंडी वाली जगहों पर वहाँ पर सब्जी उगाने के लिए इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की मदद ली जाती है। इतनी चीज़ें आपको अब बोल के बता दी। अब मैं आपको इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा है वही चीज़ पढ़ दे रहा हूँ, वही बात हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। और जो मैंने कहा था एक जो आपका नेचुरल होता है वो वाला क्या होता है, नेचुरल में क्या होता है, वो पूरे एटमॉस्फेयर में, मतलब पूरी पृथ्वी पे ऊपर एक तरीके का समझ लीजिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो हमारी पृथ्वी है वो रहने लायक है, यहाँ पे सारे जीव सर्वाइव कर पा रहे हैं और यहाँ की हीट को मेंटेन करने का, उसको बनाए रखने का काम करती है, वरना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती और इस तरीके से ये सबके लिए फेवरेबल नहीं रहता कि सब प्रकार के जीव यहाँ पर रह पाएँ। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से ही बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से ही पृथ्वी के ऊपर जीवन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, अब यही चीज़ इंग्लिश में लिखी है। अ ग्रीन हाउस इज अ हाउस मेड ऑफ अ ग्लास दैट कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट्स। द सन्स रेडिएशन warm the plant and the air inside the greenhouse. The heat trapped inside can't escape out and warms the greenhouse, which is essential for the growth of the plant. बस सिंपल सी बात है। ये क्या कर देती है, ये हीट को ट्रैप्ड कर देती है, यानी कि हीट को फंसा लेती है और उसके अंदर, उस घर के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, उसमें गर्मी क्रिएट हो जाती है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसेंशियल होती है। यही चीज़ लिखी है, यही चीज़ मैंने आपको समझाई भी है। अब हीट को फंसा लेती है से मतलब फंसा नहीं लेती है, मतलब उसको उस कमरे के अंदर ही रोक लेती है, बाहर जाने नहीं देती है। क्यों नहीं जाने देती है, मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कांच का बना होता है या प्लास्टिक का ही बना होता है, तो उसमें से ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती है। ठीक है, उसी में पैक हो जाती है, उमस होती है। ठीक है, अगर एक वर्ड में हम अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कहना चाहें तो क्या होता है, जहाँ पे ठंडी होती है उस जगह पर इस तरीके के ग्रीन हाउसेस बनाकर क्या किया जाता है कि वहाँ पर थोड़ी उमस क्रिएट की जाती है, मतलब बाहर की टेम्परेचर की अपेक्षा जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है। ठीक है, जब सूरज ढल जाता है ऐसी ठंडी जगहों पर तो वहाँ बाहर का टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, लेकिन इस कमरे का टेम्परेचर वैसा का वैसा ही बना रहता है। वो धीरे धीरे करके वो ठंडा होता है। तब तक अगले दिन फिर से धूप होती होगी और फिर से ये प्रोसेस होता होगा। तो इससे आपको क्या समझ में आई, इससे आपको ये समझ में आया कि जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो जब बहुत ठंडा भी हो जाता है तो भी जो अंदर का टेम्परेचर है, जो आपका ग्रीन हाउस है उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, वहाँ पर गर्मी बनी रहती है, वहाँ पर उमस बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, क्योंकि इसमें से जो उष्मा है वो बाहर नहीं निकलती है। यही सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। ये तो क्या है, ये था आपका आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं उन जगहों पर जहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है, ऐसी जगहों पर सब्जियों के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो ये तो आपका आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस है। ठीक है, अब बात करते हैं जो नेचुरल ग्रीन हाउस है, जो प्राकृतिक में, मतलब प्रकृति में पहले से बनाया हुआ है, उस ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए वही चीज़ आपकी इंग्लिश में लिखी है। सेम इन द केस इन द अर्थ's atmosphere during the day, the sun heats up the earth atmosphere at night. When the earth cool down, the heat is radiated back into the atmosphere. During this process the heat is absorbed by the greenhouse gases in the earth's atmosphere. This is what makes the surface of warmer, that makes the survival of living beings on earth possible. ठीक है, लास्ट वाली लाइन का कहना यही है कि इसी की वजह से जीवन, पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव हो पाता है। किसकी वजह से, ये जो हमारे पृथ्वी पर पाई जाने वाली आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं कि जो सन से लाइट आती है वो जो उसकी वजह से जो हमारा अर्थ हीट होता है, जो हीट गर्म होता है, उस उष्मा को ये जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, सोख लेती हैं, जिसकी वजह से जब रात होती है उसके बाद भी इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उस हिसाब से इसका टेम्परेचर
बिल्कुल अचानक से बदल नहीं जाता है। तो इसी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ के ऊपर भी तापमान मेंटेन रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत सारे रीजन्स में से एक रीज़न ये भी है जिसके कारण अर्थ के ऊपर लिविंग बींग्स का या जीवन का हो पाना संभव हो पाता है। ठीक है, और वैसे ही हम जैसे मतलब ये जो प्लांट के लिए हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं उसका भी रीज़न ये है कि आपको भी पता है कि जो प्लांट होता है ना उसको बहुत ज़्यादा ठंडी की ज़रूरत होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए उसको भी एक मेंटेन एटमॉस्फेयर देने के लिए, और कुछ जो आपके प्लांट होते हैं जो आपके थोड़े मीडियम टेम्परेचर में अच्छे से ग्रो होते हैं, उस तरीके का टेम्परेचर ठंडी वाली जगहों पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है उस ठंडी वाली जगहों पर भी उस तरीके का टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का यूज किया जाता है। अब आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए, आपको अब तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारे लिए अच्छा है, तो ये हमारे लिए ख़राब की बेसिस पे हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, ख़राब क्यों पढ़ रहे हैं उसकी भी रीज़न है। जब तक कोई चीज़ एक लिमिट में रहती है, एक सही मात्रा में रहती है, तब तक तो वो हमारे लिए अच्छी रहती है। और जो पृथ्वी के ऊपर जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पाया जाता है, जो पृथ्वी में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पाया जाता है, वो हमारे लिए अच्छी तो है, लेकिन जब उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तब वो किस तरीके से ख़राब होती है, अभी हम उसे भी समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है उसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आप यही जानिए कि उसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। तो इसका बहुत ही कॉमन सा ट्रिक है और बचपन से हमें ये बताया जा रहा है, याद करने के लिए ऐसे ही ग्रीन हाउस गैसेस को याद कराया जाता था। सिंपल सी बात है, ट्रिक क्या थी, ओ मीना कल काजल लगाना। ठीक है, ओ मीना कल काजल लगाना। किस तरीके से ये आपका कोड बनता है वो भी देख लीजिए। पहले आप लिख लीजिए, ओ को ओ लिख लेंगे, मीना को थोड़ा सा तोड़ के लिखेंगे मी और ना, कल को कल लिख लेंगे, काजल का का लेंगे और जल का जल ले लेंगे। ठीक है, और लगाना आपका एक एक्स्ट्रा है, मतलब वर्ड को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से आपका तैयार होता है, ओ मीना कल काजल लगाना। ओ से हो गया आपका ओजोन गैस, मी से हो गया मीथेन, ना से हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, कल से हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन वही CFC, का से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और जल से हो गया जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। ये सब क्या है, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब आपकी धरती पे पाई जाती हैं और किस तरीके से ये हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और पृथ्वी के ऊपर जीवन के मतलब जीवन को बनाए रखने में किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और अब किस तरीके से ये हमारे लिए खतरनाक होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन, वो भी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, कुछ गैसें, मान लीजिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये पृथ्वी में से हीट को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती है, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती है, खुद में एब्जॉर्ब करके हीट को अपने पास रखती है, यानी कि इसी एटमॉस्फेयर में हीट को बनाए रखती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में इस प्रकार की गैसों का लगातार ग्रोथ होना, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे इस तरीके की गैसों का, जैसे कि खासकर कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी गैस है, इसका लगातार ग्रोथ होना ही क्या है, पृथ्वी के जो तापमान है उसमें वृद्धि ला रही है। ठीक है, आपको भी पता है कि 2018-19 या कह लीजिए 2010 तक जो अर्थ का टेम्परेचर था वो 2020 तक आते आते करीबन 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। तो ये जो टेम्परेचर का इतना ग्रोथ हुआ है वो क्यों हुआ है, वो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी अर्थ के ऊपर गैसेस पाई जाती हैं, खासकर जो CO2 पाया जाता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें जो ग्रोथ हुई है उसकी वजह से टेम्परेचर में ग्रोथ होता जा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि हर 4 से 6 साल में पृथ्वी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों की वजह क्या है, वही सिंपल सी वजह है आपका पॉल्यूशन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। जिस तरीके से हम एटमॉस्फेयर को गंदा करते जा रहे हैं उस
जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड करते जा रहे हैं, CO2 की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, CO2 इस वजह से और ग्रोथ कर रहा है। ये सब क्या है? ये सब रीज़न है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को या ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनको हम बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती जा रही है और यही आपके ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या करती हैं? वो पृथ्वी से हीट को बाहर जाने से रोकती हैं, उसको एब्जॉर्ब करके अपने पास ही रखी रहती हैं और उसकी वजह से जो आपका अर्थ है उसका टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है। अब एटमॉस्फेयर में लगातार इन गैसों की वृद्धि होने की वजह से जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है उसमें भी ग्रोथ होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो हमारी हीट है उसकी भी ग्रोथ होती जा रही है। अब इस एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और इसी चीज़ को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं कि अगर जो हमारी एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है तो यही आपकी ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है, यानी कि वैश्विक उष्मीकरण। जो आपने नाम सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो ये जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो तापमान, जो हमारा वायुमंडल है, इसका तापमान बढ़ता जाता है, इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जाता है। ग्लोबल वार्मिंग में हम अक्सर कर ये बात करते हैं कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो हीट की वजह से बहुत जल्दी जल्दी पिघल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी घट रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो उस ग्लेशियर के आसपास के क्षेत्र होते हैं, जो आपके आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, उनके डूब जाने का खतरा और बढ़ जाता है और यह सब आपकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। यानी कि अर्थ का जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आपको पता है ग्लेशियर भी जल्दी जल्दी पिघलता जाएगा और ये सब हमारे लिए बहुत खतरे का विषय है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल जाएगा तो वो भी हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में एक बड़ी भूमिका प्ले करता है। बात समझ रहे हैं? और पूरे ग्लेशियर के पिघल जाने से क्या होगा वो तो आप सोच भी नहीं सकते। तो बस यहीं पे बात ख़त्म करते हैं। इतना आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही गंभीर विषय है, लेकिन हम उस तरीके से सोचते नहीं हैं और ना ही हमें सोचने की ज़रूरत है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो हम काम करते हैं। तो इस वजह से कोई इस पे उस हिसाब से एक्टिव भी नहीं होता है। मस्त पेड़ काट रहा है, मस्त घर बना रहा है, पूरा अच्छे से रह रहा है। कुछ लगाने का या कुछ भी एटमॉस्फेयर को डोनेट करने का, अपने कर्तव्यों के प्रति थोड़ा सा भी प्रकृति के प्रति कुछ काम करने के बारे में भी कभी सोच नहीं सकता है। चलिए अब ज़रा तेज़ी से, बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस जो हमारी गैसेस हैं उनका तेज़ी से ग्रोथ करने की क्या वजह है। यानी कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारी अर्थ पर पाई जाती है उनकी ग्रोथ की क्या वजह है। ठीक है, थोड़ा वो भी देख लीजिए। तो देखिए, कॉजेज़ ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, यानी कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कॉजेज़ क्या है, यानी कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है उनके बढ़ने के कारण क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण कि जो हम फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, जो गाड़ी, मतलब ऐसे समझिए हम जो इतना सारे ट्रांसपोर्टेशन वाले जो वाहन हैं, यानी कि जो हम व्हीकल्स का यूज़ करते हैं उसमें तेल का यूज़ करते हैं, यानी कि फ्यूल्स का यूज़ करते हैं। और वो जब फ्यूल्स जलता है तो वो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करता है। इस तरीके से आपको याद होगा कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो CO2 क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से क्या होगा, हीट इंक्रीज़ होगा, गर्मी इंक्रीज़ होगी। इसी वजह से कहा जा रहा है कि हर 4 से 6 साल में धरती का 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ रहा है और उसकी बहुत बड़ी रीज़न CO2 ही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है। क्योंकि हम पेड़ों को इस तरीके से काट रहे हैं कि जो CO2 पेड़ के द्वारा अंदर लिया जाता था अब उसमें भी कमी आ गई है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि CO2 की जो मात्रा है, जो CO2 का बैलेंस है वो अर्थ के ऊपर अनबैलेंस्ड हो रहा है। तो ये सब क्या कर रही हैं, ये सब की सब आपके ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बढ़ावा दे रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रही हैं। और ऊपर से ये हाल देखिए कि जिस तरीके से पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो गाड़ी तो घटेगी नहीं, जाहिर सी बात है, गाड़ी भी इंक्रीज़ होगी, गाड़ी इंक्रीज़ होगी, फ्यूल इंक्रीज़ होगा, फ्यूल इंक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात है CO2 भी इंक्रीज़ होगा। इस तरीके से आप मतलब खाई में बढ़ते जा रहे हैं और कुछ नहीं कहना है। चलिए दूसरी बात करते हैं, डिफॉरेस्टेशन। अब ये क्या है, सिंपल सी बात है, वही जंगलों की कटाई करना।
आप जितनी ज़्यादा जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि जो चीज़ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और आपको ऑक्सीजन दे रही है, आप उसी को काटते जा रहे हैं, उसी की संख्या कम करते जा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कहाँ से कमी आएगी? जो वातावरण में बैलेंस है वो कैसे बना रहेगा? भगवान ने तो अच्छे से बनाया था कि इस तरीके से बनाया था कि जो इंसान है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करे और CO2 बाहर करे, और जो प्लांट है वो CO2 को ग्रहण करे और ऑक्सीजन को बाहर करे, ताकि एटमॉस्फेयर के अंदर इन दोनों का जो बैलेंस है वो बना रहे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने इसका जस्ट उल्टा करते गए। हमने कोशिश किया कि किस तरीके से हम इसके बैलेंस को ख़राब कर सकें। ठीक है, यही कोशिश कर रहे हैं ना, और आगे और भी हम अपनी कोशिश को इंक्रीज़ करेंगे कि किस तरीके से हम एटमॉस्फेयर को बैलेंस को ख़राब करने में अपनी भूमिका निभा सकें या अपना हाथ बढ़ा सकें। तीसरा रीज़न हो जाएगा फार्मिंग कैसे हो जाएगा? उसकी भी रीज़न ये है कि जो हम फार्मिंग में बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ किया रहता है, तो वो भी क्या करता है? वो भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बढ़ावा देता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बढ़ाने में हेल्प करता है। इस तरीके से ये भी क्या करता है? जो एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको बढ़ाता है। तो ये भी क्या है? ये भी एक कारण है ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने का। ठीक है, आपका चौथा कारण हो जाएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट। वही सिंपल सी बात है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें से बहुत सारे, आपके पता ही है, बहुत सारी हानिकारक हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी जाती हैं। उनमें भी कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ावा देती हैं। वैसे ही आपका CO2 उसमें भी होता होगा, वो भी क्या करता है? आपके ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ावा देता है। तो यही सब नॉर्मल सी बात है। अब आप सब कुछ समझ गए होंगे, बहुत चालाक हैं आप, सब जानते ही हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत पसंद आएगी तो कमेंट कर लीजिएगा। और सिंपल सी बात है कि हम अगली वीडियो में देखेंगे कि ओजोन के लेयर के कम होने की वजह से क्या दिक्कत होती है। तो ठीक है, टाटा बाय बाय।